नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम डीएलएड कोर्स 501 के यूनिट 5 का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक देखने वाले हैं, यूनिवर्सलाइजेशन फॉर ईयूई एंड प्रोजेक्ट मोड। जी, और ये डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सीधे सवाल आते हैं कि भारत में प्राइमरी एजुकेशन का विकास कैसे हुआ। तो सर, आज हम ये समझेंगे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब यूईई को हासिल करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां और प्रोजेक्ट्स अपनाए गए थे। बिल्कुल, और हम इसे कहानी की तरह समझेंगे ताकि रटना न पड़े। चलिए, सबसे पहले यूईई की नींव से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो सर ये यूईई का ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये था कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दो? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। यूईई का पूरा मतलब है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब? इसमें दो हिस्से हैं। एक तो प्राइमरी यानी क्लास 1 से 5 तक, जो 6 से 11 साल के बच्चों के लिए है। अच्छा। और दूसरा अपर प्राइमरी मतलब क्लास 6 से 8, जो 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है। तो यूईई का मतलब था कि जरूरत के हिसाब से हर जगह हर बच्चे के लिए शिक्षा उपलब्ध हो। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, मतलब शुरुआत कैसे हुई? देखिए, यूईई को समझने के लिए इसके 3 स्तंभों को समझना बहुत जरूरी है। परीक्षा में सवाल यहीं से बनता है। 3 स्तंभ? हाँ, पहला स्तंभ था एक्सेस यानी पहुंच। पहुंच मतलब स्कूल तक पहुंच। बिल्कुल, लक्ष्य ये था कि हर बच्चे के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल हो। इसके लिए एनरोलमेंट ड्राइव्स मतलब नामांकन अभियान चलाए गए। अच्छा, तो पहले तो स्कूल बनाए गए। हाँ, लेकिन फिर एक बड़ी दिक्कत आई। सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं था, बच्चे स्कूल में टिक नहीं रहे थे, ड्रॉप आउट हो रहे थे। सही पकड़ा। और यहीं दूसरे स्तंभ की जरूरत पड़ी, रिटेंशन यानी ठहराव। अब चुनौती ये थी कि बच्चों को 14 साल की उम्र तक स्कूल में रोककर कैसे रखा जाए। और इसके लिए ही शायद मिड डे मील जैसी योजनाएं आई। एकदम सही। मिड डे मील, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, ये सब इंसेंटिव्स थे। ये बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के तरीके थे। ठीक है, तो एक्सेस हो गया, रिटेंशन भी हो गया। अब तीसरा स्तंभ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ क्वालिटी यानी गुणवत्ता। ये तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, रुक भी रहे हैं, पर क्या वो कुछ सीख भी रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल था। इसी के लिए मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग यानी एमएलएल तय किए गए और टीचर्स की ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। एमएलएल? हाँ, मतलब हर क्लास के बाद बच्चे को कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। तो याद रखिए, परीक्षा के लिए ये तीनों जरूरी हैं, एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी। ठीक है सर, अब एक और शब्द आता है, प्रोजेक्ट मोड। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट मोड की बात होती है, इसका क्या मतलब था? बहुत अच्छा सवाल है। प्रोजेक्ट मोड का मतलब था कि यूई के लक्ष्यों को एक मिशन की तरह पूरा करना, साधारण सरकारी काम की तरह नहीं। मिशन की तरह? हाँ, मतलब उद्देश्य बिल्कुल साफ थे, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, हर काम के लिए एक समय सीमा थी, फिक्स टाइमलाइंस और परिणामों पर ध्यान था, टारगेट बेस्ड आउटकम्स। अच्छा। और एक और खास बात थी, इन प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ जैसी बाहरी संस्थाओं से भी आर्थिक मदद ली गई। ओह अच्छा, तो अब हम कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स की बात करें जो राज्यों में चलाए गए। हाँ, अब हम कुछ राज्यों के सफल प्रोजेक्ट्स देखेंगे। डीएसएसबी में यहाँ से मैच द फॉलोइंग वाले सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हाँ, वहाँ क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश में 1993 में यूपीबीईपी यानी उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। याद रखने वाली बात यह है कि इसे वर्ल्ड बैंक से फंडिंग मिली थी। वर्ल्ड बैंक से? जी, इसका मकसद 6 से 14 साल के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना, महिला सशक्तिकरण और स्किल डेवलपमेंट था। और बिहार में? वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? बिहार का प्रोजेक्ट थोड़ा अलग था। बीईपी यानी बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट 1991-92 में शुरू हुआ और इसे यूनिसेफ का सपोर्ट था। यूनिसेफ का? हाँ, और इसका फोकस क्वालिटी, इक्विटी और पार्टिसिपेशन पर था। खास तौर पर एससी, एसटी और लड़कियों पर ध्यान दिया गया। इसमें महिला समाख्या और समुदाय की भागीदारी, ये प्रमुख रणनीतियां थीं। मैंने राजस्थान के लोक जम्बिश और शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सुना है, ये क्या थे सर? अरे वाह, बहुत बढ़िया सवाल। ये दोनों प्रोजेक्ट्स तो क्रांति की तरह थे। पहले लोक जम्बिश की बात करते हैं। जी। इसका मतलब ये है शिक्षा के लिए जन आंदोलन, पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन। जन आंदोलन? हाँ, इसकी सबसे खास रणनीति थी स्कूल मैपिंग और माइक्रो प्लानिंग। मतलब गांव के लोग मिलकर योजना बनाते थे कि स्कूल कहाँ बनेगा, कैसा होगा। अरे वाह, मतलब दिल्ली में बैठकर फैसला नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं।
गांव के लोग खुद तय कर रहे थे। प्रवेशोत्सव मतलब एडमिशन का त्योहार, वो भी इसी का हिस्सा था। और शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट? शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान था। टीचर एब्सेंटीज्म मतलब शिक्षक स्कूल ही नहीं आते थे। हाँ, ये तो आज भी एक समस्या है कई जगह। एकदम। खासकर सिंगल टीचर स्कूलों में। तो इसका समाधान ही निकाला गया कि बाहर से डिग्री वाले टीचर की जगह गांव के ही पढ़े लिखे युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। गांव के ही लड़कों को? हाँ, उन्हीं को शिक्षाकर्मी कहा गया। उन्हें ट्रेनिंग देके पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वो उसी गांव के थे तो वो गायब नहीं होते थे और बच्चों को बेहतर समझते थे। ये तो कमाल का आइडिया था। और महाराष्ट्र का मॉडल इतना अलग क्यों माना जाता है? क्योंकि महाराष्ट्र ने वन साइज फिट्स ऑल को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने हर जरूरतमंद वर्ग के लिए अलग अलग टारगेटेड योजनाएं बनाई। जैसे लड़कियों के लिए अहिल्याबाई होलकर स्कीम, आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए सावित्रीबाई फूले स्कीम, दूर दराज के इलाकों के लिए आश्रमशाला। मैंने साखरशाला के बारे में भी पढ़ा है। शुगर स्कूल्स, ये क्या थे? ये एक बहुत ही अनोखी पहल थी। देखिए, गन्ना कटाई के मौसम में मजदूर अपने परिवारों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हाँ, पलायन करते थे। और उनके बच्चों की पढ़ाई छूट जाती थी। साखरशाला उन्हीं बच्चों के लिए उन्हीं कटाई वाली जगहों पर उसी मौसम में चलाए जाते थे। मतलब शिक्षा बच्चों के पास चलकर गई। बिल्कुल, ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए एक बेहतरीन इंटरवेंशन था। इसी तरह आदिवासी बस्तियों के लिए वस्ती स्कूल और चरवाहा समुदायों के लिए कुरानशाला यानी मोबाइल स्कूल भी चलाए गए। तो इन सभी राज्यों के अनुभवों से सीखते हुए ही कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम बना होगा। एकदम सही। 1994 में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रोग्राम लॉन्च हुआ, DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। DPEP। हाँ, इसकी सबसे खास बात क्या थी सर? इसकी कोर फिलॉसफी एक शब्द में है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। हाँ, DPEP ने तय किया कि एजुकेशन की प्लानिंग अब दिल्ली या राज्य की राजधानी में नहीं बल्कि जिला स्तर पर होगी। द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग यूनिट बन गया। तो मतलब हर जिला अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी योजना बना सकता था। जी हाँ, इसके 3 मुख्य कंपोनेंट्स थे। पहला, सिविल वर्क्स मतलब स्कूल, टॉयलेट्स, पानी की व्यवस्था। ठीक है। दूसरा, प्रोग्राम जिसमें वैकल्पिक स्कूलिंग, शिक्षक ट्रेनिंग शामिल थी। और तीसरा, मैनेजमेंट जिसमें फंड का मैनेजमेंट और MIS मतलब सूचना प्रणाली शामिल थी। तो DPEP का असर कैसा रहा? क्या ये सफल हुआ? इसके नतीजे काफी प्रभावशाली थे। इसने 18 राज्यों के 200 से ज्यादा जिलों को कवर किया। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा सामने आया जो परीक्षा में फंसाता है। वो क्या? DPEP के नतीजों में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER 102% पहुंच गया। एक मिनट, 102%? ये कैसे मुमकिन है? 100% से ज्यादा बच्चे कैसे नामांकित हो सकते हैं? हाँ, यही वो सवाल है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। GER 100% से ज्यादा हो सकता है। कैसे? क्योंकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ साथ उम्र से बड़े या छोटे बच्चे भी गिने जाते हैं जो उन क्लास में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये आंकड़ा 100% के पार जा सकता है। तो फिर असली तस्वीर कैसे पता चलती है? वो पता चलती है नेट एनरोलमेंट रेशियो से, NER से। NER में सिर्फ और सिर्फ उसी आयु वर्ग के बच्चे गिने जाते हैं, इसलिए NER कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। GER 100% से ज्यादा हो सकता है पर NER नहीं। शाबाश। तो सर, अगर हम पूरी यात्रा को एक टाइमलाइन में देखें। हाँ, तो संक्षेप में ऐसा है कि 1990 के दशक में राज्यों के प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, जैसे BEP, लोक जंबिश। जी। फिर 1994 में जिला स्तर की प्लानिंग वाला DPEP आया। ठीक है। और इन सबके अनुभव पर 2001 में आया सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA। और फिर 2009 में शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट कानून बन गया। मतलब इन सभी प्रोजेक्ट्स ने SSA और RTE के लिए एक तरह से नींव रखी। बिल्कुल। चलो एक जल्दी से मिलान करते हैं। लोक जंबिश, जन आंदोलन और माइक्रो प्लानिंग। बहुत अच्छे। शिक्षा कर्मी, वो शिक्षक की अनुपस्थिति का समाधान। साखरशाला, प्रवासी गन्ना मजदूरों के बच्चे। और DPEP, जिला स्तरीय विकेंद्रीकरण। बहुत बढ़िया। तो आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत ने UEE के लक्ष्य को पाने की कोशिश की। ये सिर्फ पुरानी योजनाएं नहीं हैं। नहीं, ये हमें सिखाती हैं कि शिक्षा को जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचाया जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि जब ऊपर से बने प्लान फेल होते हैं तो समाधान समुदाय के बीच से ही निकलता है। जी सर, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। शाबाश। जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो आपको भी अपनी कक्षा में
एक्सेस, रिटेंशन और क्वालिटी, इन तीनों को सुनिश्चित करना होगा। यही इस टॉपिक का असली सार है। रिवीजन करते रहें